तो हमारा ये अब जो एरिया स्टार्ट हो रहा है वो सारा रजिस्ट्रेशंस का है। तो रजिस्ट्रेशंस में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशंस या इनकॉर्पोरेशंस इसको कह सकते हैं आप। इसमें हमने डिफरेंट जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी रजिस्ट्रेशन को हमने देखना है कि हमारे मुल्क में जो बिजनेस करने के लिए कॉमन फॉर्मेट हैं। एक हमारे यहाँ ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर है। नंबर 2 पे हमारे पास पार्टनरशिप, या इसको हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स फर्म है। नंबर 3 पे हमारे पास लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी में फर्दर हमारे पास डिफरेंट कंपनी की ऑप्शंस हैं इन प्रैक्टिकल। जो आपके पास एक है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एक हमारे पास है मल्टी मेंबर कंपनी, बट वो भी प्राइवेट है। और एक हमारे पास है पब्लिक कंपनी। तो ये तीन हमारे यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन की फॉर्म्स हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटर, अगेन आई एम रिपीटिंग। नंबर 2 पे हमारे फर्म है और नंबर 3 पे हमारे कंपनी है। तो हमने एक तो इन सब की रजिस्ट्रेशंस को देखना है इस मॉड्यूल में, और एक हमारे पास फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईपीओ का जो इदारा है, हमने उसमें डिफरेंट जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क, लोगो, पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरह की चीजें उसमें जो है ना हमारी क्या होती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं, हमारे नाम पे महफूज हो जाती हैं, कोई और उनको यूज नहीं कर सकता। लाइक मैं कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक है, इसका एक लोगो है या इसकी कलर स्कीम है या इसका फॉन्ट स्टाइल है, ये सारे एमसीबी के उसमें हैं, इसको कोई और इनको यूज नहीं कर सकता उस तरह का। ये हमारा हो जाता होता है आमतौर पे लोगो या ट्रेडमार्क। तो पेटेंट क्या है, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो एक फार्मूला होता है, उसका जो कह सकते हैं आप केमिकल फार्मूला या उसके कोई इंग्रेडिएंट्स आर व्हाट्सोएवर, ये पेटेंट है। कॉपीराइट आमतौर पे आप जो है ना, जैसे कि इसके नाम से है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क है, लाइक कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, या कोई और ड्रामा है फॉर एग्जांपल, या कुछ और ऐसी चीज है कि उसको कॉपी नहीं करना, उसके तमाम कॉपी के जो राइट्स हैं वो हमारे कॉपीराइट कहला रहे होते हैं। तो ये जो मैंने अभी एंड पे बातें की हैं आईपीओ से रिलेटेड, ये हमारे ट्रेडमार्क, लोगो, रजिस्ट्रेशन वगैरह में चले जाएंगे। फिर जो हमारे पहले हैं लाइक सोल प्रोप्राइटर है, फर्म है या कंपनी, ये हमारी बिजनेस की जो है वो उसकी फॉर्म है रजिस्ट्रेशन की। तो वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चूंकि हमने सबसे पहले क्या लिया है, इसमें हमारा टोटल ये एक जस्ट शॉर्ट स्पैन पे होगा। इसमें हम एक पढ़ेंगे जितनी भी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस। कि कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, किस किस का, सोल ट्रेडर का, पार्टनरशिप यानी फर्म का, और तीसरे नंबर पे कंपनी का। इनके कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद इनकी फिर हम क्या देखेंगे, फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे सबका। यानी अगर सोल ट्रेडर ने होना है तो कैसे रजिस्टर्ड होगा, अगर फर्म ने रजिस्टर्ड होना है तो क्या प्रोसेस है, एंड फाइनली कंपनी की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। देन हम मूव करेंगे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की तरफ कि इनकी रजिस्ट्रेशन का जो है वो क्या तरीकेकार होगा। तो आज जो हम इस पर डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस अपॉन, अब बिजनेस, एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स इस रजिस्ट्रेशन,
जिसको हम कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड, और एक है नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन तो हमारे यहाँ पे मतलब आपको जो किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यकीनन हम उसको कह सकते हैं कि वो नॉन रजिस्टर्ड है। मिसाल के तौर पे एक आप देखते हैं, सपोज यू हैव अ shop, you have a medical store, your departmental store, even you can see any factory। मतलब जरूरी नहीं है कि छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ही अनरजिस्टर्ड होगी, कोई बड़ी भी अनरजिस्टर्ड हो सकती है। तो ये रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड की पहली हो गई। तो हम नॉन रजिस्टर्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कहते हैं रजिस्टर्ड कौन कौन सी फार्म्स कौन कौन सी हैं। फार्म्स में मैंने जैसे अभी बता के हटा हूं, फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर। अब इसमें कॉन्सेप्ट भी फर्दर दो हो गए हैं। सोल बेसिकली ये इसके ऑनरशिप के हवाले से है कि इसका मालिक वन मैन है। तो ये मालिक वन मैन मुमकिन है। अब जो आपकी रजिस्टरिंग बॉडी है, जरा पहले थोड़ा सा उन पे कर लें डिस्कस। एक रजिस्टरिंग बॉडी आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ये आपका लोकल गवर्नमेंट से है, यानी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो आपकी होती है, सीडीजी। जितनी पार्टनरशिप्स हैं हर जिला की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो आपकी होगी, लोकल जिसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसका जो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स जहां बैठता होगा वो इनको रजिस्टर्ड करेगा फर्म्स को, यानी पार्टनरशिप्स को। नंबर 2 पे आपके आ जाती है पीवीटी कंपनी और पब्लिक कंपनी। पीवीटी हो या पब्लिक हो, इन दोनों का आपस में एक डिफरेंस तो बहुत सारा है, लेकिन ये रजिस्टर्ड होनी है एससीसीपी के पास। और यही हमारी बिजनेस की तीन फॉर्म है। एक सोल ट्रेडर, दूसरी क्या है आपकी फर्म या पार्टनरशिप, और तीसरी क्या है कंपनी। अब सोल ट्रेडर भी दो आ गए। अगर हम बात करें एससीसीपी में, तो उसमें भी हमारे पास जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट में फर्दर दो कैटेगरीज मिलती हैं। सिंगल मेंबर के, सिंगल मेंबर है या फिर मल्टीपल मेंबर कंपनी है, एसएमसी है या एमएमसी है। तो जो एसएमसी है इसका भी एक ही ऑनर होता है। तो इस हवाले से इसको भी हम कह सकते हैं कि सोल की अगर रजिस्ट्रेशन एससीसीबी से करवानी है तो वो सिंगल मेंबर कंपनी के तौर पे हो सकती है। वरना नॉर्मली सोल की जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, बस एक आप कह सकते हैं कि कवर है एफबीआर का। वो क्या करते हैं, हम के जो एनटीएन है उस पे वो बिजनेस ऐड कर देते हैं। तो फिर कहा जाता है कि चलें फॉर द टाइम बिंग उसकी कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन हो गई। तो वो कहाँ हो रही होती है वो रजिस्ट्रेशन इनफैक्ट उसकी एफबीआर में हो रही होती है। एफबीआर कोई बिजनेस रजिस्टरिंग अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस अनरजिस्टर्ड से बेहतर है। तो सोल ट्रेडर अगर एससीसीपी से नहीं है तो फिर सोल ट्रेडर का सिर्फ यही सोल्यूशन बचता है कि ये किससे हो, एफबीआर से हो। तो जब हम इन सबको देखते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स और सारी चीजें, तो एक कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करें हम, तो एक हमारे पास सोल ट्रेडर है, एक हमारे पास फर्म यानी एओपी है, और तीसरा हमारे पास कंपनी है। कंपनी में भी आगे फिर तो इनकी बहुत सारी चीजों के कंपैरेटिव एनालिसिस आते हैं। ऑनरशिप के हवाले से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी जो है वो ऑनरशिप के बाद इनकी लीगल पर्सनालिटी के आते हैं कि इनमें से किसका क्या कानून की नज़र में दर्जा है। फिर इनकी लायबिलिटी के हवाले से आते हैं। फिर इनकी जो है वो टैक्सेशन के हवाले से आते हैं। तो ये काफ़ी सारे कंपैरेटिव एनालिसिस हैं। इवन कई दफ़ा ये हो सकता है कि आपको क्लाइंट आके कहे कि आई वांट टू रजिस्टर अ बिजनेस एंड काइंडली गाइड मी, एडवाइस मी कि मुझे क्या रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि फर्म रजिस्टर्ड करवाई जाए या पीवीटी कंपनी। तो आपने आज के इस लेक्चर से थोड़ा सा परसीव करके जो है वो मशवरा देना है कि क्या किया जाए। देखें, हर फॉर्म की अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
तो आज का ये लेक्चर आपने इस हवाले से भी ले लेना है कि ये एक फंडामेंटल है ऑन फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की जो हमारे पास फॉर्म्स चल रही हैं उन पे एक फंडामेंटल है। अब सोल ट्रेडर के हवाले से तो कोई कंपैरिजन में चीज नहीं आती, क्योंकि इसकी तो अगर आप एफबीआर के हवाले से ही अगर रजिस्ट्रेशन कहेंगे तो वही है। हाँ, अलबत्ता इसका अगर कंपैरिजन चला जाएगा एसएमसी का, तो फिर याद रखिएगा ये एसएमसी, फिर हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन ये प्राइवेट कंपनी, वो चाहे सिंगल मेंबर है या मल्टीपल मेंबर है उससे नहीं कोई फर्क पड़ रहा, लेकिन है तो वो प्राइवेट कंपनी ही। तो फर्म और प्राइवेट कंपनी के हवाले से हम कह सकते हैं कि हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनता है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन हो कि क्या रजिस्टर्ड करवाया जाए, तो आप कह सकते हैं कि उनके कंसर्न्स क्या हैं। ऑनरशिप का कंसर्न हो सकता है, लायबिलिटी का कंसर्न है, लीगल पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट एरिया है, टैक्सेशन इंपॉर्टेंट मैटर है, वाइंडिंग अप जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वाइंडिंग अप के अलावा आपके कंप्लाइंसेस जो हैं वो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि कौन सी सजेस्ट करें। सो कीपिंग इन व्यू all these factors, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वेरी कॉमन एंड वेरी प्रैक्टिकल मैंने जो है वो ले लिए हैं। तो देखें, ऑनरशिप की अगर कोई लिमिटेशन है, अब हमारा कंपैरिजन किस किस का है, फर्म का है और इसके साथ कंपनी का है। तो अगर कोई ऑनरशिप की आप बात करें कि बिजनेस की ऑनरशिप मालिकों के नाम पे रहे, तो ऐसा फर्म में होता है। यानी अगर आपका क्लाइंट इस बात के लिए डिजायरस है कि जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो भी व्हीकल्स होंगी, उसका जो भी मशीनरी वगैरह होगी, अगर वो इस चीज का कंसर्न है कि जी मेरे ही नाम पे हो या हम पार्टनर्स के नाम पे हों, तो देन आप उसको फर्म रिकमेंड कर दें। और अगर वो इस चीज पे आ जाएं कि इट इज इमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पर्सनल नामों की बजाय अगर कंपनी के नाम पे हो जाएं, देन यू कैन रिकमेंड कि वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। तो ये वाला पॉइंट बड़ा कंसर्निंग होता है कि ऑनरशिप जो है वो किसके नाम पे या किसके साथ जो है वो स्टैंड करना चाहती है। याद रखिएगा, इन केस ऑफ फर्म ये स्टैंड करती है विद द पार्टनर्स, बट इन केस ऑफ कंपनी ये ऑनरशिप जो है वो लाए करती है विद द कंपनी इटसेल्फ। उसके डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के नाम कंपनी के एसेट्स नहीं होते। तो एक ऑनरशिप के हवाले से है डिफरेंस दोनों का। दूसरा लायबिलिटी, यकीनन फर्म में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी में लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। किसकी? ऑनर्स की, या आप कह सकते हैं डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स। अनलिमिटेड और लिमिटेड का क्या कंसेप्ट है? अनलिमिटेड का मतलब ये है कि इन केस ऑफ डेट पेमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट करते हुए अगर शेयर होल्डर्स यानी मालिक, ऑनर्स पर्सनली लायबल हों, यानी उनके पर्सनल अकाउंट्स भी यूटिलाइज हो सकते हों इन केस ऑफ सच, तो हम कहते हैं लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कि बिजनेस से अगर उनके क्रेडिटर पे नहीं हो रहे, तो फिर वो कहाँ से पे करें? मालिक अपने पर्सनल अकाउंट से पे करें। बट इन केस आप अगर यही बात करें कंपनी की सूरत में, अगर कभी ऐसा हो कि कंपनी के डेट्स जो है वो पूरे ना हो पा रहे हों कंपनी के एसेट से, तो ऐसे में जो है वो मालिकों की, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। वो जितना पे एसेट से हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज वो पर्सनली पेएबल नहीं होती। उनकी लायबिलिटी इतनी होती है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। बहरहाल एक लायबिलिटी का कंसेप्ट है। इन केस ऑफ फर्म दिस इज अनलिमिटेड, बट इन केस ऑफ कंपनी दिस इज लिमिटेड। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो सकता है इन ऑर्डर टू गिव योर सजेशन एंड प्रपोजल। देन लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी का मतलब ये है कि क्या कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन है कानून की नज़र में। तो याद रखिएगा, कानून की नज़र में
पीवीटी या पब्लिक, यानी लिमिटेड कंपनी की अपनी एक सेपरेट पर्सनालिटी है, जैसा कि हम अभी डिस्कस करके हटे कि लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है, जबकि इन केस ऑफ फर्म कोई ऐसी लीगल पर्सनालिटी का कंसेप्ट नहीं है। यानी कंपनी अपने नाम से ही केस कर सकती है, कंपनी के नाम पे केस हो सकता है, लेकिन फर्म की सूरत में ऐसा नहीं होता, वहां पे पार्टनर्स के नाम पे ही ये सारे सिलसिले चलते हैं। तो वही कैन से देर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ लीगल पर्सनालिटी। और इंटरनेशनल लेवल पे, या मतलब आप कह सकते हैं कॉरपोरेट लेवल पे, यकीनन कंपनी को इस हवाले से बहुत एडवांटेज होता है कि कंपनी एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी है, एक लीगल पर्सनालिटी है, जबकि फर्म को उस हवाले से इतना ऑथेंटिक कंसीडर नहीं किया जाता। सो दैट्स वाई आपने ये देख लेना है कि आपका क्लाइंट किस सेक्टर में काम करने जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस की एक आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड कर सकते हैं कि इनमें से वो फॉर्म रजिस्टर्ड करवाए या फिर। जाहिर है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी हमने देखना होता है। फर्म का जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी की जो है वो फॉर्मेशन का प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्टली भी है, लिटिल टाइम टेकिंग भी हो सकता है एज कंपेयर टू फर्म। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमने जो सेटअप कॉस्ट है वो देखनी है, उसके एनालिसिस बताने हैं अपने क्लाइंट को कि फर्म की जो है रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है, और एज कंपेयर टू कंपनी तो ये फॉर्मेलिटीज भी ज़्यादा हैं, कॉस्टली भी ज़्यादा है, टाइम टेकिंग भी होगी, प्री इनकॉर्पोरेशन मैटर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मैटर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस हवाले से फिर आप कह सकते हैं इसकी ये एक एनालिसिस और डिफरेंस भी है। देन टैक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। वो टैक्सेशन के जो हैं वो रूल्स भी अलग अलग हैं। एओपी के रूल्स और एओपी की कैलकुलेशन और रेट्स डिफरेंट हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं अकाउंट्स के हवाले से। बट इन केस ऑफ पीवीटी आपके जो है ना वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इनके रूल्स भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कंप्लायंसेस भी टैक्सेशन के हवाले से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इवन टैक्स के रेट भी ज़्यादा होते हैं। तो टैक्स की मैनेजमेंट फिर जो है वो आपको फर्म में आसानी से हो जाती है, जबकि कंपनी में इतनी आसानी से टैक्स की मैनेजमेंट नहीं होती। तो ये एक आप कह सकते हैं कि पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बहुत कीन इंटरेस्ट रखता है इस बात में कि जो है ना वो आया मेरे टैक्सेशन मैटर्स क्या होंगे। टैक्सेशन मैटर का मतलब ये है कि उसने ऑब्वियसली एनुअली इन चीज़ों को देखना होता है, तो यकीनन वो एक कंफर्टेबल जोन देखना चाहता है इस कंपैरेटिव एनालिसिस में। तो उसके बाद वाइंडिंग अप है, खुदा ना खास्ता वाइंड अप करना पड़ जाता है अगर, तो ऐसे में फॉर्म को जिस तरह से बनाना आसान था कंपैरेटिवली इसको उसी तरह से वाइंड अप करना भी आसान है। कोई इतना लेंथी या इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता। जबकि इन अदर केस अगर कंपनी बन गई है तो उसको जिस तरह से बनाते हुए प्रॉब्लम हो रही थी, इसी तरह से जो है वो इसको वाइंड अप करने में भी हमें कुछ इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं जो कंपैरेटिवली फर्म के जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिर कंप्लायंसेस जो है वो एनुअल कंप्लायंसेस हमारी हमें कंपनी की सूरत में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन केस ऑफ फॉर्म ये कोई एज सच कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई कंप्लायंस नहीं होती एज सच। जबकि कंपनी की सूरत में हमें डिफरेंट फॉर्म फाइलिंग करनी होती हैं, डिफरेंट मीटिंग्स हैं, इलेक्शंस हैं, इस तरह की जो है ना चीज़ें हमें करना पड़ती हैं। तो ये एक जाहिर है एडिशनल कॉस्ट होती है क्लाइंट पे अगर उसने पीवीटी या पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है। तो ये वो कुछ मेजर एरियाज थे जिनकी बेस पे आपने खुद भी और अपने क्लाइंट को भी अवेयर करना होता है कि वो क्या बिजनेस रजिस्टर्ड करवाए। हमने चूंकि नेक्स्ट क्लासेस में इनके प्रोसेस देखने हैं, तो जाहिर है इनके प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन से पहले हमें इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज चाहिए थी, इनके कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए था कि जो है वो ये किस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्योंकि इसकी बेस पे ही आप लोगों ने आगे से जो है ना वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो मीनवाइल जो इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न रह जाएगा
हमने चूंकि इसमें ये देखना है कि इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन का जो है वो प्रोसेस क्या है। तो ये हमारे अब अपकमिंग लेक्चर्स में होगा कि फर्म की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और इसी तरह से फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। मीनवाइल इसी तरह से जब हम पीवीटी कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और उसका क्या प्रोसेस है। ये दोनों ही अपने अपने रेलिवेंट पोर्टल से ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड हो जाएंगी। जो आपकी फॉर्म है ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, इनकी जो लोकल वेबसाइट है पंजाब टेक्निकल की, उससे हो जाएगी, जबकि एससीसीपी की वेबसाइट से हमें, एससीसीपी के पोर्टल से हमें क्या हो जाएगी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हमारा इसमें तीसरा एरिया जो है वो रह गया था आईपीओ के हवाले से। अब आईपीओ की रजिस्ट्रेशन या प्रोटेक्शन जो है वो, हाँ इसमें मैं एक नाम आपको बात बताना भूल गया कि जो नेम प्रोटेक्शन है वो भी आपको जो है ना वो बिजनेस की जो गुडविल या फेम प्रोटेक्शन है वो सिर्फ आपको कंपनी की सूरत में मिल सकती है। पार्टनरशिप की सूरत में ऐसा कुछ नहीं है कि एक नाम अगर एक ऑलरेडी है तो दोबारा नहीं रख सकता, नॉर्मली ये नाम दोबारा रखा जा सकता है। तो ये प्रोटेक्शन सिर्फ कंपनी की सूरत में मिलती है। तो जब आप अपने बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, वो भले आप फर्म से करवाएं या आप एससीसीपी के थ्रू करवाएं, तो उसके फिर जो नेम है, उसका जो लोगो है, उसकी जो कलर स्कीम है, उसका कोई स्लोगन है, उसका कोई पेटेंट है, उसका कोई कॉपीराइट है, ये सारी चीजें करवाने के लिए, ये सारे आपके इंटेंजिबल, आपके इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, इन सब की रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो है ना वो आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को मूव करते हैं कि किस तरह से जो है ना हम वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करके हमारा जो भी कंसर्न होता है, वो चाहे हमारा लोगो रजिस्टर्ड होना हो, चाहे हमारा स्लोगन हो, चाहे हमारा कोई पेटेंट हो या कोई कॉपीराइट हो, उसका भी एक प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क या लोगो की रजिस्ट्रेशन का। तो हम इस कोर्स में तीसरी चीज वो देखेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा जो है ना वो इस हवाले से था कि क्या कंपैरेटिव एनालिसिस हैं तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रजिस्ट्रेशन और उनके बाकी चीज़ों के। तो होप सो आपने ये जो है ना यहाँ तक समझ लिया होगा।